अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रेड सी में जो टेंशन चल रही है उसको लेकर सुइज कैनाल की क्या इंपॉर्टेंस है, रेड सी दुनिया के लिए कैसे एक बड़ी कमजोरी है, केप ऑफ गुड होप क्या है, इससे जुड़े तमाम एस्पेक्ट सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखिए, रेड सी आलमी तिजारत के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें थोड़ा सा भी खलल आलमी तिजारती निजाम को दरम बरम कर देता है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का मरकज है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत और इराक वगैरह ऑयल एंड गैस के बड़े प्रोड्यूसर हैं और पूरी दुनिया इनसे ऑयल एंड गैस खरीदती है। और ये सारी शिपमेंट कहाँ से जाती है? रेड सी। बाकी इसके अलावा एशिया की तमाम बड़ी मार्केट्स जैसा कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, पाकिस्तान से बड़े लेवल की एक्सपोर्ट यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में होती है। उसके लिए डायरेक्ट, शॉर्टेस्ट और सेफेस्ट रूट रेड सी ही है। लेकिन यमन के हौसी बागी इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सरदर्द बने हुए हैं। ऐसे समझे यमन ने दुनिया की वो रग पकड़ रखी है कि दुनिया कुछ कर नहीं सकती। आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि हौसी बागी कौन है और ये कैसे इस वक्त मजबूत पोजीशन में है। देखिए, नॉर्दर्न यमन में हिस्टोरिकली जैदी शिया कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस रहा है। 2004 से 2010 के दरमियान जैदी शिया कम्युनिटी के लीडर हुसैन अल हौसी ने यमन गवर्नमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू की। ये मूवमेंट यमन में मुआशी पसमानगी, सियासी कम नुमाइंदगी और अपने मजहबी और सकाफती हकूक की खिलाफ वर्जियों की बुनियाद पर शुरू हुई। लेकिन 2011 के अरब स्प्रिंग के बाद यमन में आने वाली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए हौसी बागियों ने यमन की मिलिट्री का एक बड़ा सेगमेंट अपने साथ मिला लिया और यमन के कैपिटल सना का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और यमन के प्रेसिडेंट अब्दुल रबा मंसूर हादी को सना से अदन भागने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद से आप ऐसे समझे कि जैसे पैलेस्टाइन में हमास का कंट्रोल है, वैसे ही यमन में हौसी बागियों का बहुत ज्यादा होल्ड है। अगरचे हमास की सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि 2006 के इलेक्शंस में जीतने के बाद गजा का इंतजामी ढांचा मुकम्मल तौर पर हमास के हाथ में है। आपको आइडिया हो गया होगा कि हौसी बागियों की पोजीशन क्या है और हौसी बागियों की स्ट्रेंथ में मजीद इजाफा ईरान की सपोर्ट करती है। अगरचे ईरान इस बात को कई बार रद्द कर चुका है, लेकिन ये सब कुछ प्रॉक्सी की तरह चल रहा है और यमन इस वक्त प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बना हुआ है। 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली गाजा इसराइल वॉर के बाद यमन के हौसी बागियों ने भी हमास के साथ अलाइन किया है और रेड सी में वर्ल्ड पावर्स को टफ टाइम दिए हुए हैं। गाजा इसराइल वॉर शुरू होने के बाद हौसी बागी बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज के 16 से ज्यादा शिप्स को एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स या ड्रोन अटैक्स के जरिए निशाना बना चुके हैं। मेयर्स्क लाइन, हैप्पीक्लॉयड, सीएमए, सीजीएम और एमएससी दुनिया की 4 बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं और दुनिया की टोटल फ्रेट ट्रेड का 55% यही 4 कंपनीज हैंडल कर रही हैं। लेकिन रेड सी क्राइसिस पैदा होने के बाद ये कंपनीज घुटनों पर आ गई हैं। यहाँ पर यह डिस्कस करना जरूरी है कि दुनिया के ऐसे इंपॉर्टेंट रूट पर इस तरह के अटैक्स होना इतना आसान है क्या? रेड सी में सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम आते हैं और इस रूट के जरिए सिक्योर जर्नी को इंश्योर करने के लिए आलमी सतह पर कौन कौन से मुआहदे मौजूद हैं? देखिए, रेड सी वैसे तो एक सिक्योर रूट माना जाता है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जैसा कि नेटो मेंबर स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, यूएस, चाइना, इंडिया और दूसरे ममालिक के अलावा बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज की कोलेशन से रेड सी में हाई लेवल की पेट्रोलिंग होती है। सिक्योरिटी टीम्स और शिप्स के दरमियान प्रॉपर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन रहती है। रेड सी इंटरनेशनल वाटर है और ये किसी मुल्क या स्टेट की मलकियत नहीं है। एक मुख्तसर सी नजर डालते हैं कि रेड सी में सिक्योरिटी के हवाले से कौन कौन सी अथॉरिटीज या इंतजामात मौजूद हैं। सबसे पहले नंबर पे इजिप्ट गवर्नमेंट के अंडर सुइज कैनाल अथॉरिटी एससीए काम कर रही है। ये अथॉरिटी हर गुजरने वाले शिप से भारी टोल्स वसूल करती है और रेड सी में सिक्योर जर्नी प्रोवाइड करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाती है और उनको इम्प्लीमेंट करती है। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड नेशंस के अंडर यूएनसीएलओएस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, रेड सी में प्रेजेंस रखती है। यूएनसीएलओएस 1982 में इस्टेब्लिश हुई और ये अथॉरिटी दुनिया भर के ओशंस को इस्तेमाल करने के हवाले से तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिनमें नेविगेशन राइट्स एंड फ्रीडम्स, कोस्टल स्टेट्स के हकूक और जिम्मेदारियों को हाईलाइट करना और दुनिया भर के रूट्स को महफूज बनाने के लिए इकदाम करती है। यूनाइटेड नेशंस के अंडर एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का भी इस हवाले से अहम रोल है। ये एजेंसी ग्लोबल शिपिंग के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से स्टैंडर्ड्स बनाती है, जिनकी मदद से रेड सी और दुनिया के तमाम वाटरवेज को सिक्योर बनाने की कोशिश की जाती है। इसी आईएमओ के तहत एक और इंटरनेशनल कन्वेंशन SOLAS, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, भी काम कर रही है। ये कन्वेंशन शिप्स के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोड्स मुहैया करती है और ये कोड्स शिप्स के अंदर सिक्योरिटी आलात की तनसीबात से लेकर इमरजेंसी की सूरत में रिएक्ट करने के हवाले से पूरी आगाही फराहम करते हैं। लेकिन खित्ते में फैली बदअमनी और इंस्टेबिलिटी का असर इस रूट पर भी आता है।
इस रूट के आसपास यमन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया और जिबूती वगैरह मौजूद हैं। इनमें से यमन और सूडान एक अरसे से वॉर की सिचुएशन में है और इनके अंदर काफी इंस्टेबिलिटी पाई जाती है, और जो कंट्रीज स्टेबल हैं वो यूएस के इन्फ्लुएंस में है। और जब गाजा इसराइल वॉर शुरू होने के बाद यूएस अपना एयरक्राफ्ट कैरियर इसराइल के लिए भेज सकता है, तो हौसी बागियों और ईरान को भी इस वॉर में इन्वॉल्व होने से कौन रोक सकता है। हौसी बागियों का कहना है कि दुनिया इसराइल के साथ हर किस्म की ट्रेड बंद करे। अगरचे ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो सकी कि जिन शिप्स को अटैक किया गया है क्या उनका लिंक वाकई इसराइल से था, लेकिन यूएस और यूके ने जिस तरह जवाबी कार्रवाई करते हुए यमन पर अटैक्स का आगाज किया है, इससे ये तफरीक भी खत्म हो जाएगी। और अब डेफिनेटली हौसी बागी ये नहीं देखेंगे कि कौन सा शिप इसराइल का है और कौन सा यूएस या यूके जा रहा है। मतलब सिचुएशन मजीद कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। शिपिंग कंपनीज सर पकड़ कर बैठी हैं और ये मामला शुरू भी उस वक्त हुआ है जब शिपिंग सीजन उरूज पर होता है। दुनिया इसराइल को भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि हर फील्ड में इसराइल से वास्ता पड़ता है, और दुनिया रेड सी को भी नहीं छोड़ सकती। तो दुनिया कहाँ जाए? केप ऑफ गुड होप? जी हाँ, रेड सी में चलने वाली टेंशन ने माजी के झरोकों में गुम केप ऑफ गुड होप की अहमियत को एक बार फिर बढ़ा दिया है। जहां 1869 में इंसान के हाथों बनने वाली सुइज कैनाल के बाद आलमी तिजारत में इनकलाब बर्पा हुआ, दुनिया की तरक्की की रफ्तार बढ़ गई, जिंदगी तेज से तेज होती गई। जहां दुनिया में एक बड़ा मशीनी इनकलाब आया तो वहीं सफरी इनकलाब भी आया। लेकिन दुनिया को पता होना चाहिए कि जब पानी पर तैरने वाले जहाज भी आज की तरह जदीद नहीं थे, तब यूरोप और इंडिया भी आपस में इतने करीब नहीं थे। मौसम के थपेड़े और समुद्री तूफानों को बर्दाश्त करते हुए जब जहाज अफ्रीका के एज पर पहुंचते थे तो एकदम जहाज पर सवार इंसान के दिल में उम्मीद उठती थी कि अब मंजिल करीब है, वो सामने ही तो है इंडिया। गो के उस जहाज ने अभी भी हजारों माइल्स का सफर करना होता था, मौसम के कितने उतार चढ़ाव देखने होते थे, लेकिन फिर भी जर्नी के ऐन वस्त में जहाज के रुख में जो बदलाव आता था उसकी फीलिंग जरूर उस दौर के इंसान के लिए बहुत बड़ी इंजॉयमेंट होती होगी। यही वजह है कि इस जगह का नाम केप ऑफ गुड होप पड़ गया। रेड सी में जो मामला चल रहे हैं, तो क्या केप ऑफ गुड होप रूट इसका बेहतर मुतबादिल हो सकता है? देखें, ये बात 1488 में पुर्तगाल के किंग जॉन II से पूछी जाती तो वो खुश होकर बताता कि क्या स्ट्रेटेजिक रास्ता मिला है, हमें एक सी रूट मिल गया एशिया की मार्केट तक जाने के लिए। जी हाँ, ये ऑप्टिमिस्टिक सा नाम पुर्तगाल के बादशाह ने इसी खुशी में रखा था जब पहली बार पुर्तगीज एक्सप्लोरर बार्टोलोमेओ डियास और वास्को डे गामा ने पहली बार ये रूट डिस्कवर किया। लेकिन 2024 में दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है कि इतने लंबे चक्कर में पड़े। आइए थोड़ी सी नजर डालते हैं कि केप ऑफ गुड होप रूट क्या है और सुइज कैनाल दुनिया के लिए कितनी बड़ी नेमत है। देखें, केप ऑफ गुड होप का पुराना नाम केप ऑफ स्टॉर्म्स भी था। ये लोकेशन मशहूर है अनप्रेडिक्टेबल वेदर्स और समुद्री तूफानों के लिए। और थोड़ा मजीद डिटेल्स में जाए तो इस जगह को जहाजों का कब्रिस्तान भी बोला जाता है, क्योंकि तारीख में जितने ज्यादा जहाज इस जगह पर समंदर की बेरहम मौजों की नजर हुए हैं, उतने ज्यादा शायद कहीं भी नहीं हुए। इस रीजन में इंतहाई खतरनाक किस्म की हवाएं चलती हैं जिनको केप डॉक्टर का नाम भी दिया जाता है। इनकी स्पीड अक्सर औकात इस हद तक खतरनाक हो जाती है कि शिप्स के लिए कंट्रोल और बैलेंस रखना इंतहाई चैलेंजिंग हो जाता है। जुलाई 2020 में जापानीज बल्क कैरियर MV वकाशियो को मॉरिशस के करीब इंतहाई सख्त वेदर का सामना करना पड़ा, जिसके बदले में शिप 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया और शिप में मौजूद 3800 मैट्रिक टन ऑयल पानी में बह गया। इस वाकया से मॉरिशस की आबी और मौसमी सिचुएशन काफी डिस्टर्ब हुई और मॉरिशस गवर्नमेंट के खिलाफ बड़े लेवल के एहतजाज भी किए गए। इन हवाओं की वजह से अचानक किसी भी वक्त बड़े लेवल के समुद्री तूफान भी शुरू होने का खतरा रहता है। जून 2020 में कंटेनर शिप APL ऑस्ट्रिया को भी इस रीजन में ऐसे ही एक बड़े तूफान का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में कंटेनर स्टेक कोलैप्स हो गया और सैकड़ों कंटेनर्स पानी की नजर हो गए। चूंकि इस रीजन में 2 बड़े ओशन अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन का मिलाप होता है, इसलिए इस रीजन में इंतहाई ऊंची ऊंची लहरें पैदा होती हैं। 2011 में कंटेनर शिप सेफ मैराइन मकोतू भी कुछ ऐसी लहरों की नजर हुआ। जब ये जहाज केप ऑफ गुड होप से गुजर रहा था तो अचानक समुद्री तूफान उठा, बड़ी बड़ी लहरें आईं और सैकड़ों कंटेनर्स को अपने साथ बहा ले गई। अच्छा, इस रीजन का ऐसा वेदर क्यों है? इसकी बड़ी वजह ठंडे और गर्म पानियों का मिलाप है। इस रीजन में 2 खतरनाक किस्म के ओशन करंट्स पैदा होते हैं। अटलांटिक ओशन में पैदा होने वाले करंट्स बेंगोला करंट्स कहलाते हैं और इंडियन ओशन में पैदा होने वाले करंट्स एगोलस करंट्स कहलाते हैं। बेंगोला करंट्स को कोल्ड करंट्स भी कह सकते हैं। इनका ओरिजिन अंटार्कटिका तक होता है और ये समंदर की तह से ठंडा और न्यूट्रिशन से भरपूर पानी
समंदर की सतह तक लेकर आते हैं, जो कि मैरीन लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है और इससे इन्वायरमेंट काफी इंप्रूव होता है। जबकि अगोलस करंट्स इंडियन ओशन में पैदा होते हैं, ये इंडियन ओशन के गर्म पानियों को इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ साउथ की तरफ ले जाते हैं। जब ये पानी अटलांटिक ओशन की तरफ से आने वाले ठंडे पानियों से टकराते हैं तो उसके नतीजे में इंतहाई सख्त और अनप्रेडिक्टेबल मौसम बनते हैं, जो कि शिप्स की मूवमेंट के लिए साजगार नहीं होते। बाकी इन सारे फैक्ट्स के अलावा ये रूट काफी लंबा भी तो है। मिसाल के तौर पर एक शिप ने कराची पोर्ट से लंदन जाना है तो इस शिप को रेड सी के थ्रू 8000 नॉटिकल माइल्स या 14,816 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, जबकि केप ऑफ गुड होप के थ्रू 12,000 नॉटिकल माइल्स या 22,224 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा, जो कि रेड सी के कंपैरिजन 7,408 किलोमीटर ज्यादा बनता है। इस जर्नी के लिए रेड सी के थ्रू नॉर्मली 20 से 25 दिन लगते हैं और यही सफर केप ऑफ गुड होप के थ्रू 35 से 40 दिनों में तय होता है। और बाकी जो फ्यूल की इजाफी कंजम्पशन होती है उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि शिपिंग कॉस्ट कहां तक पहुंच जाती है। आखिर में जरा ये देखते हैं कि इन क्राइसिस की वजह से दुनिया भर की सप्लाई चेन में किस तरह के इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रेड सी कन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज जैसा कि मेयर्स्क लाइन, हैपिक लॉयड, CMA CGM और MSC वगैरह ने पर 40 फीट कंटेनर की शिपमेंट में 55 से 63% इजाफा कर लिया है। आप इस ग्राफ पर नजर डालें जहां 2023 के आगाज से लेकर अक्टूबर में गाजा इसराइल वॉर शुरू होने तक एक 40 फीट कंटेनर की शिपमेंट कॉस्ट $2,000 से नीचे तक थी। जनवरी 2024 में ये कॉस्ट $3,000 से तजावुज कर चुकी है। दुनिया की टोटल कंटेनर ट्रेड में से 30% ट्रेड रेड सी के थ्रू होती है, लेकिन इस इशू के बाद दुनिया की 4 बड़ी शिपिंग कंपनीज ने या तो आर्जी तौर पर अपनी सर्विसेज सस्पेंड कर दी हैं या केप ऑफ गुड होप के थ्रू ऑपरेट कर रही हैं। आप इस सैटेलाइट इमेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि रेड सी कन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद केप ऑफ गुड होप पर नेवल ट्रैफिक किस हद तक बढ़ गई है। फाइनेंशियल टाइम्स ने खदशा जाहिर किया है कि रेड सी क्राइसिस कई महीनों तक जारी रह सकते हैं और ये क्राइसिस ग्लोबल इकोनॉमी की कमर तोड़ कर रख देंगे। इस आर्टिकल में मेयर्स्क लाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव विंसेंट क्लैरिक वार्न करते हैं कि इस वक्त दुनिया में जहां महंगाई बहुत बड़ा मसला है, वहीं रेड सी क्राइसिस की वजह से सबसे पहले हमारी कॉस्ट, उसके बाद हमारे कस्टमर्स और अल्टीमेटली US और यूरोप की आम कंज्यूमर पर बोझ बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में ये सिचुएशन मजीद खतरनाक हो सकती है। सप्लाई चेन मुतासिर होने की वजह से कई बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी प्रोडक्शन भी बंद करने का ऐलान कर चुकी हैं। मिसाल के तौर पर टेस्ला कंपनी ने बर्लिन में वाक़या अपने प्लांट पर आर्जी तौर पर प्रोडक्शन बंद करने का ऐलान किया है। वॉल्वो कंपनी ने भी अपने बेल्जियन कॉन्गो में वाक़या प्लांट पर प्रोडक्शन बंद कर दी है। दुनिया के सबसे बड़े फर्नीचर जायंट आइकिया की भी सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर हुई है। इनके अलावा इलेक्ट्रोलक्स, BP और क्रॉक्स की भी प्रोडक्शन बुरी तरह मुतासिर हैं। इन क्राइसिस का इम्पैक्ट इजिप्ट पर भी आया है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजिप्ट का सुइज कैनाल रेवेन्यू 40% तक गिर गया है। रेड सी से सालाना तकरीबन 17,000 शिप्स गुजरते हैं, जहां जून 2023 की रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सुइज कैनाल का रेवेन्यू $9.4 बिलियन तक था। अब वो 40% तक गिर चुका है और ये मामला हल होता भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि गाजा में इसराइल की अग्रेशन जारी है और जब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक रेड सी वाला मामला भी हल होना मुश्किल है। और अगर इसको फोर्स के जरिए रोकने की कोशिश की गई तो मामला और बिगड़ेगा, क्योंकि तारीख गवाह है कि गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स के सामने बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज फेल हो जाती हैं। इसी तरह की मज़ाहमत की वजह से US और रशिया को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई, US को वियतनाम में शिकस्त हुई, हमास इसराइल को टफ टाइम दिए हुए है और भी कई मिसालें हैं। गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स पर मैं पिछली वीडियो में डिटेल से बात कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा। लेकिन अमेरिका एक बार फिर बजाय मसलहत के साथ मामला सुलझाने के दबाव से काम ले रहा है। अमेरिका की तरफ से यमन पर अटैक्स किए जा रहे हैं और यमन और ईरान भी अगले पिछले सारे हिसाब बराबर करने के लिए तैयार बैठे हैं। 3 जनवरी को US ने हौसियों को वार्निंग जारी की और कॉल दी कि अटैक्स को रोका जाए, लेकिन हौसियों ने इस कॉल को इग्नोर कर दिया और हौसी लीडर ने वाज़े तौर पर पैगाम दिया कि US की तरफ से किए जाने वाले हर मिलिट्री एक्शन का जवाब उससे बढ़कर दिया जाएगा। आखिर में एक मज़ाहिया सी खबर ये है कि कई जहाज अब हौसी बागियों के अटैक से बचने के लिए ऑल चाइनीज क्रू का टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वो ये सिग्नल देते हैं कि उनका लिंक चाइना से है, उनको कुछ ना कहा जाए। वैसे चाइना की स्ट्रेटजी अच्छी है, बिजनेस पर जोर देता है और ज्यादा दुश्मन नहीं बनाता। और अमेरिका, थैंक यू।